Hello everyone, in this video we are going to see important news snippets from The Hindu dated 13th of June 2026. Starting with our first article, this can be related widely with GS1, GS2, GS3, GS4 and even optional from topic women. The news is Maharashtra Women Farmers Empowerment Bill 2026. So this is very unique in its own kind. सिंपली वी नीड टू सी कि हमारे पास गवर्नमेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में फार्मर को हम फार्मर लिखते हैं, लेकिन दिस बिल सीक्स टू रिकॉग्नाइज विमेन फार्मर्स. सो इससे कितना अच्छा हो जाएगा, इंक्लूसिव एग्रीकल्चर हो जाएगी. वुमेन कैन क्लेम लैंड राइट्स, लोन, सब्सिडीज एंड अदर स्कीम बेनिफिट्स डायरेक्टली, क्योंकि अब हमारे पास डेटा आ जाएगा. और जब भी हमारे पास डेटा आता है तो क्या होता है, टारगेटेड डिलीवरी होती है. प्लस एक और प्रोविजन है 30% रिजर्वेशन फॉर विमेन in all agriculture departments. Next article is from GS2 और GS3. पॉलिटी से रिलेट करेंगे, IPR से रिलेट करेंगे इन साइंस एंड टेक. कंटेक्स्ट क्या है, वी नो दैट न्यू मूवी इज कमिंग काला हिरन, जिसके ऊपर आई थिंक स्टे लगी हुई है. सो उनके डायरेक्टर का कहना है कि नहीं, ये एक्टर सलमान खान के ऊपर नहीं बनाई गई, लेकिन उन सलमान खान के लॉयर का कहना है कि उसमें जो करेक्टर ने ब्रेसलेट डाला है वो रिसेंबल करता है सलमान खान से. प्रॉब्लम कहाँ आती है, पर्सनालिटी राइट्स में. पर्सनालिटी राइट्स क्या है, एक पर्सन के खुद के राइट्स उसके नेम से एसोसिएटेड हो सकते हैं, वॉइस, सिग्नेचर, इमेज, लाइकनेस से, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक पर्सन को. दो तरीके के हमारे पास पर्सनालिटी राइट्स आती हैं. सबसे पहले राइट टू पब्लिसिटी एंड देन राइट टू प्राइवेसी. राइट टू पब्लिसिटी में आएगा प्रोटेक्ट्स इमेज एंड लाइकनेस. किसी को कुछ चीज़ अच्छी लगती है, किसी की कोई इमेज है, उसको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन विदाउट परमिशन. आप परमिशन लेकर कर सकते हो, आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा सकते हो, लेकिन बिना परमिशन के वो एक वायलेशन होगी. किसके अंदर कवर होगा, ट्रेडमार्क्स एक्ट और कॉपीराइट एक्ट के अंदर. राइट टू प्राइवेसी. राइट टू प्राइवेसी हमारे पास कब आया, 2017 विद KS पुट्टास्वामी जजमेंट. हमने बोला राइट टू प्राइवेसी भी है, तो उससे भी कन्फ्लिक्ट होगी किसी भी पर्सन की राइट्स. अब इसको बैलेंस कैसे करें, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीज़ें बताई हैं जिससे हम बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) को भी हमें बैलेंस करना है. लाइक इफ आई वांट टू मेक अ मूवी, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो मुझे आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर मेरे पास राइट्स हैं, लेकिन फिर दूसरे इंसान के भी राइट्स हैं अंडर पर्सनैलिटी राइट्स. तो हम कैसे उसको बैलेंस करेंगे. ये केस कौन सा है, ऐश्वर्या राय केस. तो आपको याद रहेगा कि ऐश्वर्या राय केस सलमान खान से रिलेटेड था. क्या गाइडलाइंस बोली हैं, आर्टिस्टिक यूज़ के लिए आप कर सकते हो विदाउट मिसलीडिंग, कोई मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, आप कर सकते हो. वैसे कमर्शियल यूज़ के लिए कर सकते हो, लेकिन आपको नीचे एक नोट देना पड़ेगा कि ये ओरिजिनली उनके द्वारा नहीं किया गया. फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि स्मॉल बिजनेसेस के होर्डिंग्स लगा देते हैं, होर्डिंग्स के ऊपर कभी ऐश्वर्या राय आ जाते हैं, कभी दीपिका पादुकोण आ जाते हैं. तो अब उन्होंने बोला आप कमर्शियली यूज़ करो, लेकिन आप नीचे लिख दो कि ये उनके द्वारा नहीं किया गया है खुद से. देन न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए आप कर सकते हो, बट किसको अलाउ नहीं है, फॉरेन कंपनीज को नहीं कर सकते. अब USA की कंपनी अपने होर्डिंग में ऐश्वर्या राय की फोटो लगा के बोले कि हमारा भी राइट है, तो ऐसा नहीं है, फॉरेन कंपनीज को अलाउड नहीं है. नेक्स्ट आर्टिकल इज फ्रॉम GS2. वल्नरेबल सेक्शन से रिलेट करेंगे, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की बात कर रहे हैं. पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आर पुअरली कवर्ड बाय India's welfare system. This article talks about some issues that are faced by persons with disability. Current status क्या है, estimated population is 2.68 करोड़ as per 2011 सेंसस. अभी बढ़कर और हो जाएगा जब हम एक्यूरेट डेटा, हमारे पास अब लेटेस्ट डेटा आएगा. लीगल फ्रेमवर्क, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016. जुडिशियल, जीजा घोष केस में राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी वॉज अपहेल्ड टू लिव विथ डिग्निटी. What are the issues faced by persons with disability and some solutions that were given in article only. Issue number 1 is limited coverage, low pension amounts, 300 से 500 तक. बस ये कितना होता है यार, कुछ भी नहीं होता 300 to 500. इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम एलिजिबल बेनिफिशरीज को रीच ही नहीं कर रही है, एक्सक्लूजन इंक्लूजन एरर चल रहा है यहाँ पे भी. इसका सॉल्यूशन बताया उन्होंने, मिनिमम यूनिवर्सल डिसेबिलिटी पेंशन फ्लोर रेट लेकर आओ. कुछ मिनिमम उनको गारंटी करो कि हाँ इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा. किसके अंदर गारंटी करो, सेक्शन 24 ऑफ RPWD एक्ट में. प्रॉब्लम आती है फाइनेंशियल, हमारे बजट का 0.02% ही सिर्फ हम स्पेंड कर रहे हैं ऑन डिसेबिलिटी वेलफेयर. और इसको लाने के लिए उन्होंने इसका मतलब, अगर आप बोलोगे कि मिनिमम फ्लोर रेट लेकर आओ, तो आप बोलोगे तो इससे तो फिर और ज़्यादा फिजिकल बर्डन बढ़ेगा. नहीं, जब उन्होंने एनालाइज किया तो उनको पता लगा
कि अगर हम ये ले भी आते हैं उसके बाद भी हमारा बहुत कम परसेंटेज ऑफ, आई थिंक 2%, बहुत कम परसेंट जीडीपी का जाएगा, 0.2% आई थिंक। मल्टीपल मिनिस्ट्रीज हैं इससे डील करती हुई, तो उन्होंने बोला नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन अथॉरिटी लेकर आओ, वन स्टैंडर्ड होना चाहिए, वन सिस्टम होना चाहिए, वन नेशन होना चाहिए। एंड देयर आर सम इश्यूज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट स्किल्स प्रॉब्लम, तो हम पेंशन को लिंक कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के साथ। जैसे कि हम पीएम दक्ष को एक्सपैंड कर सकते हैं, दैट पेंशंस आर लिंक्ड टू ये चीज। इससे क्या होगा, दोनों चीजें बढ़ेंगी, स्किल्स भी बढ़ेंगे और उनको कुछ फाइनेंशियल एड भी मिलेगी। बेस्ट प्रैक्टिसेस की यहाँ पे बात की गई है, जैसे कि साउथ अफ्रीका में नेशनल डिसेबिलिटी ग्रांट मिलता है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में नेशन वाइड डिसेबिलिटी पेंशन सिस्टम है। यहाँ पे कुछ एक्सपेंडिचर बताया गया है, हमारा एक्सपेंडिचर कितना था 0.02% ओनली, वाइल ओईसीडी का कितना है 2.2%। वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी ने कैलकुलेट किया है कि इसकी वजह से अगर हम एक्सक्लूजन करते हैं उनको इकोनॉमिक ग्रोथ से, तो हमारी 3 to 7% ऑफ जीडीपी हम मिस आउट कर रहे हैं। वैल्यू एडिशंस के लिए इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, आईएलओ की रिकमेंडेशन है अंडर, नंबर याद रख सकते हैं हम 202, एसडीजी यूज कर सकते हैं 1.3 बात करता है सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स के बारे में। G20 न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में भी बात की थी इंक्लूसिव डेवलपमेंट की। ये कुछ वैल्यू एडिशंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं व्हेन एवर द क्वेश्चन कम्स ऑन वल्नरेबल सेक्शंस और स्पेसिफिकली ऑन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS2 से आएगा, आईआर से रिलेट करेंगे। की डेवलपमेंट, अभी ईरान और इजराइल वाली वॉर चल रही है, उसके ऊपर और क्या की डेवलपमेंट आई है, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसमें ईरान और यूएसए डील करेंगे। लेकिन ईरान ने बोला कि हमें कुछ क्लॉजेज इसके मंजूर नहीं है, इसलिए ये अभी फाइनलाइज नहीं हुआ। एम क्या करता है, एम करेगा नेवल टेंशंस को, सीज फायर को एक्सटेंड करेगा बाय 60 डेज और नेगोशिएट करेगा। कहाँ पे होस्ट हुआ था, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। नेक्स्ट आर्टिकल हम GS3 से रिलेट करेंगे, इन्फ्लेशन से रिलेट करेंगे। रिटेल इन्फ्लेशन की बात की गई है 3.93% अभी रिकॉर्ड की है हमने मई 2026 में, विच इज़ मोर देन जो अप्रैल में रिकॉर्ड की थी 3.48%। अब होता क्या है इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन, मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे हम जब इन्फ्लेशन को देखते हैं उसको हम रिटेल इन्फ्लेशन बोलते हैं। ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो यूज़ करने वाले गुड्स एंड सर्विसेज हैं, अगर उनके प्राइसेस राइज करते हैं या कम होते हैं, उसको हम रिटेल इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन बोलते हैं। सीपीआई का अब इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, हम कॉस्ट देखेंगे फिक्स्ड गुड्स एंड सर्विसेज की इन करंट ईयर अपॉन बेस ईयर इन 200। बेस ईयर क्या लेंगे, 2024 लेंगे, अभी हमने रिसेंटली चेंज किया है। कौन कैलकुलेट करता है, एनएसओ कैलकुलेट करेगा मॉस्पी के अंदर। आरबीआई का टारगेट क्या है, 4% प्लस माइनस टॉलरेंस रेट ऑफ 2%, मतलब कि 2% से लेकर 6% के अंदर ही हमारा इन्फ्लेशन होनी चाहिए। और अभी हमारे पास इन्फ्लेशन कितनी है 3.93%, तो क्या इसके अंदर है, यस इसके अंदर ही है। यहाँ पे कुछ लिस्ट गिवन है आइटम्स की और इन्फ्लेशन रेट्स गिवन है। सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन किस में है, पर्सनल केयर में है, उसके बाद रेस्टोरेंट्स वगैरह महंगे हो रहे हैं, उसके बाद पान टबैको इंटॉक्सिकेंट्स हो रहे हैं। हमारे पास अब इंपॉर्टेंट क्यों है, हम इसको क्यों कर रहे हैं कैलकुलेट, क्योंकि इससे पता लगेगा कि कितनी परचेजिंग पावर चल रही है, हम कितना खरीद पा रहे हैं, और हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग पता चलेगी कि एक सिटी की कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, एक रूरल एरिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, यहाँ पे महंगाई कितनी है, कितने के वेजिटेबल्स हैं, कितने के फ्रूट्स हैं वगैरह हमें पता चलेगा, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आ जाएगी। GS3 से रिलेट करेंगे, फिर से एनर्जी से रिलेट करेंगे। आर्टिकल क्या है, कोल एक्सचेंजेस कैन बैलेंस आउट एनर्जी स्कार्सिटीज अक्रॉस इंडिया। अब इसको हम सिंपल टर्म्स में देखते हैं। नॉर्मली कोल कैसे होती है, कोल अगर हमें परचेज करनी है, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, अगर मुझे कोल को परचेज करना है, मुझे ऑक्शंस में जाना पड़ेगा, मुझे या तो मैं इंपोर्ट कराऊँ या मैं ऑक्शंस करवाऊँ या मैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करूँ किसी कंपनी के साथ, या मैं कैप्टिव माइनिंग करूँ, खुद के लिए हमें खरीदूँ अपनी माइन और खुद ही मैं उसको माइन करूँ ताकि मुझे कोल मिल सके। इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा निकाला है, कोल एक्सचेंज हम डेवलप करेंगे। कोल एक्सचेंज रूल्स निकाले हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केट बेस्ड ट्रेडिंग मैकेनिज्म निकालना थ्रू रेगुलेटेड एक्सचेंजेस। अब इसको मैं और सिंपल में बताती हूँ। यहाँ पे कुछ बायर्स हैं, यहाँ पे कुछ सेलर्स हैं। सेलर्स बताएंगे कि मुझे इतने पे बेचना है, बायर्स बोलेंगे मुझे इतने पे खरीदना है, जिसकी मैच हो जाती है डिमांड
वो दोनों आपस में डील कर लेंगे, उसको कॉल मिल जाएगी। बेसिकली ये इसीलिए बनाया गया है ताकि एक सेलर की मोनोपोली खत्म हो जाए, वो खुद से डोमिनेट ना करे कि प्राइस कितना पे करना चाहिए। मार्केट डिसाइड करें कि कितनी डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस होना चाहिए, ना कि सेलर बताएगा कि इतना प्राइस होना चाहिए। इससे क्या होगा हम आगे देखते हैं। वर्किंग हमने समझ लिया कि प्रोड्यूसर जो है वो अपनी क्वांटिटी बताएगा, उसके पास कौन सी क्वालिटी की कोल है वो बताएगा और प्राइस एक्सपेक्टेशंस बताएगा। बायर क्या करेगा, वो अपनी बिड बताएगा कि मैं इतने पे खरीदना चाहता हूँ। प्राइस डिटर्मिनेशन होगा ऑटोमेटिक डिजिटल सिस्टम के थ्रू, और जो प्राइस आएगा जिसकी बिड मैच कर जाएगी उसको ट्रैक मिल जाएगा, उसको मिल जाएगी, कॉल मिल जाएगी। सिग्निफिकेंस क्या है? इंप्रूव प्राइस डिलीवरी, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करेगा, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को खत्म करेगा। क्योंकि क्या होता है कि जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं ना, उनको पता ही नहीं लगता है कब ऑप्शंस हो रहे हैं, कब चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आता है उनको। लेकिन इससे रिड्यूस हो जाएगी इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। क्लियर मार्केट सिग्नल्स हमें पता चल जाएंगे, अभी कितनी डिमांड है, कितनी अभी हमें और चाहिए। एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बार प्रीलिम्स में पूछी गई है। वो प्रोवाइड करेगी, क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी, रूल्स बनाएगी। लेकिन चैलेंजेस भी आ जाते हैं। चैलेंजेस क्या आ जाते हैं? नॉन फंजिबिलिटी, प्रैक्टिकल ऑब्स्टिकल्स हैं, हमारे पास लॉजिस्टिक्स नहीं है, रेगुलेटरी गैप्स हैं, पार्टिसिपेंट्स नहीं आएंगे, क्योंकि क्यों करेंगे अगर उनको प्रेजेंट वाली चीज़ों में बेनिफिट हो रहा है, तो उनको थोड़ी सी रिलक्टेंस होंगी टू पार्टिसिपेट। चाहिए क्या? नीड है इफेक्टिव मार्केट सिस्टम की, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लॉजिस्टिक्स होने चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, सर्किट ब्रेकर, ये वाला वर्ड हम करते हैं इकोनॉमी में। सर्किट ब्रेकर होता है कि अगर कुछ अनफैमिलियर चीज़ें हो रही है मार्केट में तो थोड़ी देर के लिए मार्केट को बंद कर लेना चाहिए। तो वैसे ही कुछ मैनेजमेंट सिस्टम्स होने चाहिए, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होनी चाहिए। यहाँ पे हमने बात तो कर ली ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं हुई तो फिर फायदा क्या? इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, स्मॉल रिटेल पार्टिसिपेशन को हमें प्रमोट करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इंक्लूसिव मार्केट होनी चाहिए, रिलायबल ग्रेडिंग सिस्टम्स होने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS3 से आएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेट करेंगे। सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग में हिट प्रोजेक्ट्स ऑन द बुक्स, क्या बोला है गवर्नमेंट में, इसको भी मैं सिंपल में बताती हूँ कि गवर्नमेंट ने बोला है कि कुछ लिस्ट ऑफ उन्होंने कुछ लिस्ट बता दी है कि मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर लिस्ट, जहाँ से आप सोलर सेल्स खरीदो। हमें आत्मनिर्भर बनना है सोलर सेल्स में, आप बाहर से मत खरीदो, लोकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर सेल्स को यूज़ करो। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे पास डोमेस्टिक सेल्स ही नहीं है इतने ज़्यादा जितनी हमारी डिमांड है। शॉर्ट टर्म वल्नरेबिलिटी हो सकती है। जैसे अब हम बोल रहे हैं कि सोलर पार्क्स बनाएंगे, इतने बड़े बड़े बनाएंगे, तो उसके लिए हम डोमेस्टिक सेल्स पे नहीं रिलाई कर सकते, क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं है। सप्लाई बॉटलनेक्स, इंटीग्रेटेड ही नहीं है, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है और मैन्युफैक्चर कहाँ पे हो रहा है। अगर हम ऐसा करना चाहते हैं कि लोकल को हम प्रमोट करना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड सिस्टम्स होने चाहिए। कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर, कि नेचुरली अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई हमारे पास कम है तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगा। तो वही उन्होंने एस्टिमेट किया कि 5 से 10% प्राइस बढ़ रहा है। क्या हो रहा है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो महंगी हो रही है, मार्केट कंसोलिडेशन हो रही है। जो तो खरीद सकता है ज़्यादा प्राइस दे के वो खरीद लेगा, और जो नहीं खरीद सकता तो उसके लिए एंट्री बैरियर हो जाएगा। तो बस आर्टिकल में इतना ही था। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास GS3 से आएगा, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से आएगा, टेलीकम्युनिकेशन रूल्स 2026 लेकर आए हैं। कौन लेके आया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लेके आए हैं। इसका क्या मतलब है, हमारे पास पहले ना 6 गाइडलाइंस थी, हर एक चीज़ के लिए अलग गाइडलाइन, जैसे कि DTH ऑपरेटर्स के लिए अलग गाइडलाइन, प्राइवेट रेडियो के लिए अलग, सैटेलाइट टीवीज़ के लिए अलग। लेकिन इन रूल्स में सबकी कंसोलिडेटेड गाइडलाइन करती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम प्रमोट कर रहे हैं। ऑपरेशंस करने से पहले हमें एक ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट लगता था, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है, इसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। अगर आपने ओनरशिप चेंज कर रहे हो आप अपनी कंपनी की, तो आपको क्या चाहिएगा, गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगा। और पब्लिक इंटरेस्ट एयर टाइम कर दिया है। नेशनल इंपॉर्टेंस या सोशल रेलिवेंस की कोई भी थीम के ऊपर आपको डेली ब्रॉडकास्ट करना है। टीवी को 30 मिनट के लिए करना है और प्राइवेट रेडियोस को 1 आवर डेली करना है। बस इसमें इतना ही था। कल हम GS3 से रिलेट करेंगे, डिफेंस से रिलेट करेंगे, प्रोजेक्ट कुशा के बारे में बात की है। ये वाला आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम प्रोजेक्ट कुशा के बारे में। ये S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं। लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम बीइंग डेवलप्ड, कौन डेवलप करेगा, DRDO करेगा। इसमें इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, जैसे ये आपका सिस्टम है,
इस रेंज के ऊपर भी ये अटैक कर सकता है, इस रेंज के ऊपर भी कर सकता है और इस रेंज के ऊपर भी कर सकता है। कितनी रेंज है? 150 से लेके 400 किलोमीटर। इसमें 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, रडार जो डिटेक्ट करेगा, कमांड सिस्टम जो एक्शन लेगा, मिसाइल्स जो अटैक होगी। इंपॉर्टेंट है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन वॉरफेयर। प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम्स आ रहे हैं आजकल वॉरफेयर में, जैसे कि लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क्स आ रहे हैं, जैसे इंडिया का है आकाश सिस्टम। हाइपरसोनिक वेपन्स बन रहे हैं, जैसे हम ब्रह्मोस 2 के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ऑटोनॉमस प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, एआई को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ रही है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस में इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बताओ वॉरफेयर से रिलेटेड। तो हम ये लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जैसे कि हम जीपीएस सिग्नल्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बस इस आर्टिकल में इतना ही था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग।